हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। मैं निकुंज जरीवाला एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म मैग्नेटिक साइंस इंस्टीट्यूट पे। बच्चा लोग, क्लास 12 फिजिक्स सबसे बड़ा चैप्टर रे ऑप्टिक्स, बहुत सारे डेरिवेशंस थे। सारे डेरिवेशंस आपको वन शॉट वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से मैंने करवा दिए हैं। अब बारी है बच्चा इस चैप्टर का एनसीईआरटी एक्सरसाइज देखने की। अगर चैनल के ऊपर नए हो तो आपको पता ही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को हिट कर लीजिए ताकि जैसे ही नया लेक्चर का वीडियो ड्रॉप हो तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिले और आप बिल्कुल भी लेट ना हो जाओ। चलिए बच्चा लोग, शुरू करा जाए एनसीईआरटी एक्सरसाइज। ओके, पहला क्वेश्चन, अ स्मॉल कैंडल, ठीक है, अ स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर इन साइज is placed at 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। कौन सा क्वेश्चन है? कॉनकेव मिरर विच हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 36 सेंटीमीटर। राइट, तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कॉनकेव मिरर का, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 36 सेंटीमीटर। क्योंकि केव है, जब भी खाई होता है ना, खाई में हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ कैसा लेना है? नेगेटिव लेना है। कॉनकेव लेंस हो या कॉनकेव मिरर हो, फोकल लेंथ कैसा लेना होता है? हमें नेगेटिव लेना होता है। ठीक है, चलो क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ r/2 मतलब -18 सेंटीमीटर। कहाँ रखा हमने ऑब्जेक्ट? 27 सेंटीमीटर, मतलब u कितना दिया है? 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर मतलब नेगेटिव। ओके, चलिए, व्हाट इज द साइज ऑफ द कैंडल? 2.5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2.5 सेंटीमीटर। चलिए, आपको बताना है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। मतलब इमेज कहाँ बनेगा? जहाँ इमेज बनेगा वहाँ पे आपको वो स्क्रीन रख देना है, सो दैट यू कैन सी द इमेज वेरी क्लियरली। ओके, चलो, सो वी नीड टू फाइंड आउट कि इमेज कहाँ बनेगा। वी फाइंड करना है। डिस्क्राइब द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज भी आपको बताना है। चलो फटाफट मिरर फॉर्मूला यूज कर लेते हैं बच्चा। सो क्या कहता है मिरर फॉर्मूला? कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो शुरुआत होगी, उसके बाद क्वेश्चन टफ होते जाएंगे। सो मिरर फॉर्मूला इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ओके, चलिए मुझे v निकालना है, तो आई कैन राइट 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, दैट इज इक्वल टू u माइनस f डिवाइड बाई u इंटू एफ। तो बेटा मुझे v का वैल्यू मिल गया uf डिवाइड बाई u माइनस एफ। देखिए, अब जब भी मिरर का क्वेश्चन होगा ना, तो जो v फाइंड करने के लिए मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, v इक्वल टू uf डिवाइड बाई u माइनस एफ, ताकि आपका कैलकुलेशन इजी हो जाए। चलो वैल्यू रखते हैं। u का वैल्यू है -27, फोकल लेंथ f का वैल्यू है -18 डिवाइड बाई u माइनस एफ। चलिए कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 27 इंटू 18 डिवाइड बाई 20, -27 प्लस 18 दैट इज -9। ये कट हो गया 2 से और आंसर इज -54 सेंटीमीटर। मतलब बेटा इमेज कहाँ मिलेगा? 54 सेंटीमीटर, माइनस मतलब इन फ्रंट ऑफ मिरर। सो आपको स्क्रीन कहाँ रखना है? यू हैव टू प्लेस द स्क्रीन 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। ओके, चलिए, व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज? तो सिंप्लीफाई करेंगे। मैग्निफिकेशन क्या होता है मिरर के लिए? hi/ho दैट इज इक्वल टू -v/u। ठीक है, चलो hi हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है मिरर का 2.5 सेंटीमीटर, माइनस v का वैल्यू आया है -54 डिवाइड बाई u हमें दिया था, कितना दिया था? -27। तो hi, चलो ये कितना हो जाएगा? कट होके आपका हो जाएगा -2। 2.5 मल्टीप्लाई करो -5 सेंटीमीटर। ओके, दैट्स द हाइट ऑफ इमेज। देखो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव आया है, मतलब इमेज कैसा होगा बच्चों? इन्वर्टेड होगा। तो दिस इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि उल्टा इमेज हमेशा रियल होता है। सो इट इज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, तो फटाफट हमने मिरर फॉर्मूला से इसको सॉल्व किया। और क्या पूछा है? इफ द कैंडल इज मूव क्लोजर टू द मिरर, हाउ वुड द स्क्रीन हैव टू बी मूव्ड? अगर आप कैंडल को और पास ले जाओ तो स्क्रीन कहाँ ले जाना पड़ेगा? देखो सिंपल सी बात है, अगर ऑब्जेक्ट को आप पास में लाओगे टुवर्ड द फोकस,
तो इमेज धीरे धीरे दूर जाएगा टुवर्ड्स इन्फिनिटी। तो आपको स्क्रीन कहाँ ले जाना पड़ेगा? धीरे धीरे इन्फिनिटी। तो हम सिंपली इस तरह से इसमें लिख सकते हैं बेटा कि जब आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस धीरे धीरे फोकस के पास आएगा, तब आपका इमेज डिस्टेंस धीरे धीरे क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो अगर आप कैंडल को पास लाओगे फोकस के तो इमेज दूर जाएगा, तो स्क्रीन आपको दूर ले जाना पड़ेगा, राइट? सो इफ कैंडल इज ब्रॉट क्लोजर, when candle is brought closer, screen should be moved away। चलो, जब आपका ऑब्जेक्ट या कैंडल अगर आप फोकस के अंदर रख दोगे तो क्या होगा? अगर आप कैंडल को फोकस के अंदर रख दोगे तो फिर इमेज कैसा हो जाता है? वर्चुअल। अगर ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर आ जाए तो इमेज कैसा हो जाता है? वर्चुअल। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट को स्क्रीन के ऊपर लाना पॉसिबल नहीं होता है। यू कैन नॉट गेट इट ऑन अ स्क्रीन। ओके, तो आपको ये स्क्रीन का इमेज कहाँ तक मिलेगा? जब तक आप ऑब्जेक्ट को फोकस तक लाओ। फोकस के अंदर आ गया अगर ऑब्जेक्ट, तो इमेज आपका वर्चुअल हो जाएगा, जो आप स्क्रीन के ऊपर नहीं ला सकते हो। तो ये हो गया बच्चा सोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए फटाफट सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। 4.5 सेंटीमीटर नीडल place 12 centimeter from a convex mirror of focal length 15। चलिए, बहुत सारा डेटा दे दिया है, वापस मिरर दिया हुआ है कॉन्वेक्स, ठीक है, जिसका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट 12 सेंटीमीटर, तो यू दिया है आपको -12 सेंटीमीटर, फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स है, फोकल लेंथ है कितना होगा? 15। चलो, मैंने क्या कहा था? अगर केव है, खाई है, तो खाई में फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव, राइट? चलिए, आपको बताना है इमेज का लोकेशन क्या है और इमेज का मैग्निफिकेशन क्या है। तो अभी मैं डायरेक्ट बच्चा फॉर्मूला यूज करूंगा जो मैंने आगे लिखा था, V इक्वल टू UF डिवाइड बाई U माइनस एफ, ये वाला फॉर्मूला, V इक्वल टू UF डिवाइड बाई U माइनस एफ। चलो, U का वैल्यू रखो -12, F इज +15, -12 -15, ये हो गया आपका -12 इंटू 15, और नीचे कितना हो जाएगा बच्चा? नीचे हो जाएगा ये -12 -15, दैट इज -27। एग्री? चलो, कट करो इसको। अगर अब इसको 3 से कट करोगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, और 3 से कट कर सकते हो आप, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। एग्री? ओके, देन आंसर इज माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यार आंसर इज 20/3, दैट इज इक्वल टू 6.67 सेंटीमीटर। देखो, आंसर आपका प्लस में आया। प्लस में आया मतलब इमेज कहाँ पर है? बिहाइंड द मिरर। ओके, सो आपका इमेज डिस्टेंस आने वाला है +6.6 सेंटीमीटर, विच इज बिहाइंड द मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता है। ओके, चलो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? मिरर के लिए मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, साइज नहीं बताना ना इमेज का, खाली मैग्निफिकेशन ही देना है ना। चलो, मैग्निफिकेशन इज -V/U। सो -V का वैल्यू आया है 6.67 और U हमने रखा था -12। देख लो, आपका मैग्निफिकेशन आ गया बच्चों 6.67/12, दैट इज 0.55 पॉजिटिव में। हाँ, सो मैग्निफिकेशन आ गया बच्चों आपका 0.55, दैट इज द मैग्निफिकेशन। क्लियर? अब इसमें क्या पूछा? इसमें ऐसा पूछा है, व्हाट हैपन एज द नीडल मूव फार्दर फ्रॉम द मिरर। अगर हम नीडल को दूर ले जाएं, कहाँ ले जाएंगे? दूर मतलब इन्फिनिटी। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे जाएगा तो इमेज कहाँ आ जाएगा? धीरे धीरे फोकस के ऊपर, बिकॉज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी देन इमेज इज एट फोकस। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट को दूर ले जाओगे टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो आपका इमेज धीरे धीरे कहाँ आता जाएगा? फोकस के ऊपर। और जब इमेज फोकस पे बनता है तो इमेज बहुत छोटा होता है, पॉइंट साइज। तो जब आप ऑब्जेक्ट को दूर ले जाओगे तो इमेज फोकस की तरफ जाएगा और छोटे होते जाएगा और लास्ट में पॉइंट ही बचेगा। गेटिंग इट? ओके, आज मेरा राइटिंग बहुत क्रॉस जा रहा है ना। when U equal to infinity, V tends to F. So we can write here, when
needle is moved away from mirror, image moves towards focus, and image will become smaller and smaller. इमेज फोकस की तरफ जाएगा और धीरे धीरे इमेज छोटे होते जाएगा. आगे बढ़े. चलो क्वेश्चन नंबर 3. A tank is filled with water up to a height of 12.5 centimeter. Apparent depth of a needle lying at the bottom of the tank is measured by a microscope to be 9.4 centimeter. तो apparent depth का मतलब क्या है मैं आपको क्विकली बता देता हूं बच्चों. तो हमने सपोज यहां तक पानी भरा हुआ है कंटेनर में, राइट, और यहां पे अगर एक बल्ब रखा है तो इसमें से जो लाइट निकलेगी बच्चों, वो लाइट रिफ्रैक्शन की वजह से बैंड होगी इस तरह से. अब बच्चों देखने वालों को क्या लगेगा, देखने वालों को ऐसा लगेगा कि ये लाइट यहां से आ रही है, राइट. लाइट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो देखने वालों को लगेगा कि लाइट थोड़ी ऊपर से आ रही है और उसे कहते हैं अपरेंट डेप्थ, राइट. तो अपरेंट डेप्थ को हम सिंबल देंगे HI और एक्चुअल डेप्थ को हम सिंबल देंगे HO. O फॉर ऑब्जेक्ट, I फॉर इमेज. तो हमें क्वेश्चन में पानी कहाँ तक भरा हुआ है, वाटर इज फिल्ड अप टू द हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर. मतलब जो एक्चुअल डेप्थ है वो कितना है, 12.5 सेंटीमीटर. अपरेंट डेप्थ ऑफ द नीडल कितना दिया हुआ है, 9.4 सेंटीमीटर. आपको पूछा है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. आपने पानी भरा कितना है, 12.5. मतलब बॉटम कहाँ पर है, 12.5 के ऊपर है, राइट. तो एक्चुअल डेप्थ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 12.5 सेंटीमीटर. बट ये लाइट के बेंडिंग की वजह से बॉटम कितना ऊपर आया वो आपको दे दिया 9.4 सेंटीमीटर, राइट. सो हाइट ऑफ इमेज इज 9.4 सेंटीमीटर. व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. ओके, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा. तो सिंपल सा मैंने आपको फॉर्मूला कराया था बच्चों कि हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पे आपका ऑब्जर्वर है डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पे आपका ऑब्जेक्ट है, राइट. एक्चुअल साइज और एक्चुअल हाइट बाय अपरेंट हाइट बाय एक्चुअल हाइट, HI बाय HO. HI मतलब इमेज का हाइट जहां पे वो बॉटम ऊपर आया ना, राइट. जो इमेज बनाई है एक्चुअल से है और ये उसका इमेज है, हमें दिखेगा इमेज, राइट. तो ये इमेज का साइज हाइट, राइट, दैट्स कॉल्ड अपरेंट डेप्थ डिवाइड बाय एक्चुअल डेप्थ, दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पे आपका ऑब्जर्वर है डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पे ऑब्जेक्ट है. ऑब्जर्वर कहां पे होगा, ऑब्वियसली एयर में. ऑब्जेक्ट कहां पर है, बॉटम. बॉटम कहां पर है, पानी में. तो यहाँ पे सिंपल सा हम फॉर्मूला लगा देते हैं. चलो HI दिया है 9.4, HO दिया है 12.5. ऑब्जर्वर एयर में है तो ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा 1. ऑब्जेक्ट पानी में है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वाटर का. तो यहाँ से सॉल्व कर लो. चलो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा 12.5 बाई 9.4. आई एम यूजिंग द कैलकुलेटर. 1.329, यू कैन राइट 1.33. अब ये कहा है, आगे देखो क्वेश्चन. इफ द वाटर इज रिप्लेस्ड बाय अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63. अब पानी निकाल के ना दूसरा लिक्विड भर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 है. आपको बताना है बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द माइक्रोस्कोप हैव टू बी मूव्ड टू फोकस द नीडल अगेन, राइट. क्योंकि जैसे ही आप ये लिक्विड चेंज करोगे लाइट का बेंडिंग चेंज हो जाएगा. बेंडिंग चेंज हो जाएगा तो ये जो इमेज बन रहा है उसका भी डेप्थ आपका चेंज हो जाएगा. तो आपको माइक्रोस्कोप वापस ऊपर या नीचे करना पड़ेगा ताकि आप वापस निडल को फोकस कर पाओ. तो हम वापस यही फॉर्मूला यूज करेंगे. चलिए, व्हेन ऑयल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 इज यूज्ड. चलिए उस केस में क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट. चलो हाइट ऑफ इमेज लेट्स कॉल HI डैश. पानी कहाँ तक भरा, मतलब लिक्विड कहाँ तक भरा है हमने, तो द सेम डेप्थ. देखो लिक्विड कहाँ तक भरा हुआ है, सेम डेप्थ तक. कितने डेप्थ तक, 12.5 सेंटीमीटर तक हमने लिक्विड भरा है यहाँ भी. ऑब्जर्वर अभी भी एयर में ही होगा
और आपका ऑब्जेक्ट नीडल, नीडल कहाँ पर आ गया है? दूसरे फ्लूइड में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने 1.63 लेंगे. सो इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड. चलिए इसको आप जैसे ही सॉल्व करोगे एच आई डैश का वैल्यू आ जाएगा 12.5 डिवाइड बाई 1.63, दैट इज 7.67 सेंटीमीटर. तो राइट, आपको माइक्रोस्कोप कितना मूव करना पड़ेगा? देखिए, तो पहले जब पानी भरा था तो आपको बॉटम कहाँ दिख रहा था? 9.4 पे. और जब आपने लिक्विड भरा तो बॉटम और ऊपर आ गया. कितना ऊपर आ गया? 7.67 पे हो गया. पहले बॉटम कहाँ दिख रहा था आपको? यहाँ से 9.4 पे. लिक्विड भरते ही बॉटम कहाँ पे आ गया? यहाँ से 7.67 पे. तो जितना ये बॉटम का इमेज शिफ्ट हुआ है उतना हमें माइक्रोस्कोप भी शिफ्ट करना पड़ेगा. राइट, तो माइक्रोस्कोप शुड बी शिफ्टेड. माइक्रोस्कोप should be shifted up by hi minus hi dash 9.54 minus 7.67 1.73 सेंटीमीटर अप. तो इतना हमें माइक्रोस्कोप को ऊपर की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा. जितना वो बॉटम का इमेज ऊपर शिफ्ट हुआ उतना हमें माइक्रोस्कोप को भी शिफ्ट करना पड़ेगा. तो हमें वापस नीडल कैसा दिखने वाला है? एकदम क्लियर दिखने वाला है. अब देखिए बेटा, मेरी आवाज़ आज बिल्कुल नहीं निकल रही है, गला पूरी तरह से खराब है. स्टिल मैं ये रे ऑप्टिक्स का एक्सरसाइज रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए, बहुत स्ट्रेस लेके. सो आई विश कि आप सपोर्ट करो मुझे, मेरे कंटेंट को सपोर्ट करो, क्योंकि मैं आपके पीछे बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा. और जब मेरे व्यूज़ बहुत कम आते हैं तो मुझे सच में डाउट होता है कि यार मैं जो ये अपना इतने सालों का एक्सपीरियंस है, जो मैं नॉलेज जो शेयर कर रहा हूँ, क्या वो वर्दी है? क्या मुझे सच में ये नॉलेज शेयर करना चाहिए? प्लीज़ सपोर्ट. आगे बढ़ते हैं, चलिए. 9.4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बेटा, ध्यान देंगे. चलिए, आपको फिगर दिया हुआ है, सब कुछ फिगर में ही छुपा हुआ है. यहाँ पे ग्लास और एयर का इंटरफेस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है. एयर और वाटर का इंसिडेंट आपको केस दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है. आपको दिया हुआ है वाटर और ग्लास का केस, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आपको फाइंड करना है व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके, और क्वेश्चन में आपके पास कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए नहीं है. You don't have any refractive index. ओके, इतने फिगर से आपको ये एंगल निकालना है. कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास नहीं है, चाहिए भी नहीं. हम सिंपली यूज करेंगे स्नेल्स लॉ, क्योंकि लाइट बैंड हो रही है ना. तो लाइट जब बैंड होती है तो हम कौन सा लॉ यूज करते हैं बच्चा? स्नेल्स लॉ. चलो पहले केस के लिए स्नेल्स लॉ अप्लाई करो. तो एन ऑफ एयर इंटू साइन ऑफ 16 is equal to n of glass into sin of 35. ओके, क्या कहता है स्नेल्स लॉ? n1 sin theta 1 equal to n2 sin theta 2. n1 sin theta 1 equal to n2 sin theta 2, मतलब यहाँ पे na sin 16 is equal to n of glass sin 35. चलो यहाँ से आपको एक रेशियो मिल जाएगा na by ng का, that is equal to sin 35 बाई साइन 60. अब साइन 35 का वैल्यू आपको टेबल में देखना पड़ेगा, विल सी दैट, बट पहले इसको नंबर 1 नाम दे दीजिए. अब आ जाओ सेकंड केस में. चलो सेकंड केस के लिए क्या होगा? सेकंड केस के लिए होगा आपका एन ऑफ वाटर इंटू साइन 47 इज इक्वल टू एन ऑफ एयर इंटू साइन 16. ओके, क्या किया वापस? एन ऑफ वाटर इंटू साइन 47 इज इक्वल टू एन ऑफ एयर इंटू साइन 16. इजी टू अंडरस्टैंड? ओके, चलो तो यहाँ से आपको एक और रेशियो मिला बच्चों. क्या रेशियो मिला? एन ऑफ एयर बाय एन ऑफ वाटर, एन ऑफ एयर बाय एन ऑफ वाटर इक्वल टू साइन 47 बाई साइन 16. कॉल स्टेटमेंट नंबर 2.
राइट। चलो अब थर्ड केस के लिए आ जाओ। यहाँ पर फिगर सी के लिए क्या लिख सकते हैं अपने, एन ऑफ वाटर इंटू साइन 45, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, दैट इज इक्वल टू एन ऑफ ग्लास इंटू साइन थीटा। ओके फाइन। चलिए अभी तीन इक्वेशन को हमें करना है सॉल्व। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एन ऑफ वाटर डिवाइड बाई एन ऑफ ग्लास इक्वल टू वाटर बाई ग्लास इक्वल टू साइन थीटा बाई साइन 45, कॉल इट इक्वेशन नंबर 3। अब देखो एन डब्ल्यू बाई एन जी जो है ना वो आपको यहाँ से मिल सकता है। अगर मैं 1 और 2 को डिवाइड करूँ तो मुझे एन डब्ल्यू बाई एन जी मिल सकता है। 1 और 2 को डिवाइड करने पे एन उड़ जाएगा, तो हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। चलो 1 में है एन ए बाई एन जी, 2 में है एन ए बाई एन डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 में है साइन 35 बाई साइन 16, 2 में है साइन 47 बाई साइन 16, साइन 60 कट एन कट, एन डब्ल्यू आएगा ऊपर, हेंस यू गेट अनदर रिलेशन। चलो एक और रिलेशन मिला आपको यहाँ पे, एन डब्ल्यू बाई एन जी, एन डब्ल्यू ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाई एन जी, एन डब्ल्यू बाई एन जी इक्वल टू साइन 35 बाई साइन 47। ऑलरेडी स्टेटमेंट 3 में भी आपके पास ये रेशियो है, एन डब्ल्यू बाई एन जी कितना है, साइन थीटा बाई साइन 45। सो एन डब्ल्यू बाई एन जी की जगह क्या रखेंगे, साइन थीटा बाई साइन 45 इक्वल टू साइन 35 बाई साइन 47। क्या स्टेटमेंट यूज करा हमने, फ्रॉम 3। हम ये एन डब्ल्यू बाई एन जी की जगह साइन थीटा बाई साइन 45 लिख दिया। नाउ यू शुड नो द वैल्यूज के लिए अपने टेबल यूज करेंगे। वी नीड द वैल्यू ऑफ 37, 45 एंड 47। 45 का तो हमें पता ही है 1/√2 समवेयर नियर 0.7। पर मैं आपके लिए साइन टेबल ओपन करके क्लियर करवा देता हूँ किस तरह से आपको वैल्यूज देखने होते हैं टेबल में। कितनी सारी चीजें खुली हुई है पीछे। देखिए नेचुरल साइन का टेबल है, एंड यू वांट द वैल्यू ऑफ 35 डिग्री। जाइए आगे, जरा 35 पे वैल्यू है 0.5736। कितना वैल्यू है भाई, 5736, 35 का वैल्यू, ठीक है। फिर हमें चाहिए 45 का वैल्यू, 45 का वैल्यू है 0.7071। और फिर हमें चाहिए 47 का वैल्यू 7314। मैंने सारे नंबर इस तरह से कैलसी में नोट कर लिए है, अगर आई रिमेंबर, ठीक है। चलो अभी तो वापस एंटी साइन का रिवर्स भी देखना पड़ेगा हमें। चलिए लेट्स पुट द वैल्यूज हियर, साइन थीटा बाई, चलिए साइन 45 वाज, कैलसी खराब है क्या, 7071 था ना ये पॉइंट में, साइन 35 था 5736 पॉइंट में, एंड 47 था 7314। अब ऐसे क्वेश्चंस है ना आप यूजुअली कैलसी से ही कर सकते हो, विदाउट कैलसी इनको करना बहुत मुश्किल है। आप यहाँ से फिर उसको छोड़ सकते हो, साइन थीटा का वैल्यू ऊपर लेके इसको साइन इनवर्स करके, यू कैन जस्ट राइट साइन 45 को ऊपर ले लो, ये मिल गया साइन थीटा, साइन इनवर्स कर दो, आप आंसर ऐसे ही लिख दो चलेगा, बिकॉज अगर टेबल नहीं है देन यू कैन नॉट सॉल्व इट। हाँ ये कैलसी में गड़बड़, एक जगह पर 7 की जगह 1 आ रहा है, सो आई हैव टू बी केयरफुल व्हेन आई यूज दिस कैलसी, खराब कैलसी है तो। चलो 5736 इंटू 0.7314 डिवाइड बाई 0.7 इंटू होगा ना, 5736 इंटू 0.7314, ये वैल्यू आ रहा है कुछ 0.554, तो साइन थीटा का वैल्यू आ रहा है कुछ 554 जितना। चलो साइन का वैल्यू 0.554 कहाँ पे होगा, तो वापस आपको टेबल में जाना पड़ेगा। 0.554 साइन का वैल्यू कहाँ पर है, लेट्स चेक इट आउट। 0.554 वैल्यू है हमारे पास, आप लोग का एंगल निकालना है। देखो ये रहा 0.554,
You can take this value approximately. Here are 5534. So it is 33 degree. और ऊपर पॉइंट कितना आ रहा है 33.6. तो यू कैन राइट द एंगल इज 33.6. चलो कितना एंगल लिखेंगे अपने? वी राइट द एंगल 33.6 डिग्री. तो ये हो गया आपका आंसर. तो आपको क्या करना है बेटा, आपको बारी बारी से सारे केसेस के लिए क्या अप्लाई करना रहेगा? स्नेल्स लॉ. पहले इसके लिए स्नेल अप्लाई करो, फिर इसके लिए स्नेल अप्लाई करो, फिर इसके लिए स्नेल अप्लाई करो, और फिर सबको सिंप्लीफाई करो. यू विल गेट योर आंसर. ओके, चलिए मैं थोड़ा कैमरा सेट कर लेता हूँ वापस. चलिए ऑल सेट अगेन, आगे बढ़ते हैं. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. अ स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ टैंक containing water up to the depth of 80 centimeter. मीन्स 80 सेंटीमीटर तक आपने पानी भरा हुआ है. लेट्स से दिस इज द डेप्थ डी और एच. कहां तक पानी भरा गया है बच्चे? 80 सेंटीमीटर तक. एंड देयर इज अ बल्ब प्लेस एट द बॉटम ऑफ द टैंक. मतलब यहाँ पे बॉटम में क्या एक बल्ब है. लाइन कितना क्रॉस है? चलो यहाँ पे बॉटम में रखा है एक बल्ब. ठीक है. नाउ what is the area of the surface of the water through which the light from the bulb can emerge out? And refractive index of water is 1.33. अब this is a question based on total internal reflection. राइट, आपको ये पूछा है कि जितने सरफेस में से लाइट बाहर आएगी उसका एरिया क्या होगा. सो देखिए होगा क्या, लाइट कब तक बाहर आ सकती है? जब तक उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम हो. सो वी राइट हियर light can come out if its angle of incidence is less than angle of incidence is less than the critical angle. Right? What does it mean? It means कि अगर सपोज ये आपका क्रिटिकल एंगल है, राइट, तो इसके अंदर से जो भी लाइट गिरेगी ना वो सारी बाहर आ पाएगी, लाइक दिस इस तरफ से भी. बट जो लाइट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे गिरेगी वो लाइट के बाहर आने के कोई चांसेस नहीं है, वो लाइट वापस अंदर ही चली जाएगी. सो वी कैन से कि सरफेस के ऊपर एक पूरा सर्कल बनेगा जिसमें से लाइट बाहर आएगी. क्या होगा? सरफेस के ऊपर एक पूरा सर्कल बनेगा जिसमें से लाइट आपकी बाहर आने वाली है. लेट अस से कि जो सर्कुलर एरिया बन रहा है ना, उस सर्कुलर एरिया का रेडियस है सपोज r, एंड दिस इज द क्रिटिकल एंगल c. सो वी कैन राइट हियर द लाइट विल कम आउट from circular area of radius r. चलिए now we'll know the formula for the critical angle. critical angle sin c होता है 1/n21. n2 कौन सा मीडियम होता है? डेंस मीडियम. n1 कौन सा मीडियम होता है? रेयर मीडियम. तो यहाँ पे आपके n21 का मतलब क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू n2/n1. अब n1 क्या है? यहाँ पे एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना रखेंगे? 1. तो ये हो गया खाली 1/n, फिर n2 की जगह आप लिख दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किस मटेरियल का है? वाटर का, जो हमने n ले लिया. अब n2 रखो तो भी चलेगा, राइट. ये n1 का वैल्यू कितना है? 1 है, क्योंकि ये एयर है, तो n2 को मैंने n लिख दिया है. ठीक है. अब मैं यहाँ से ना तो क्या तो साइन से यूज करके भी फाइंड कर सकता हूँ, या मैं थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज करूंगा, मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट वही लगता है. तो देखिए अगर हम सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करें, आप ध्यान से देखना फिगर में, तो इस तरह से आपका फिगर है, राइट. आपका एंगल ऑफ क्रिटिकल यहाँ पर बना हुआ है, सी एंगल आपका यहाँ पर है, मतलब ये आपका सी एंगल होगा, ऑल्टरनेट एंगल. ये है वो आर रेडियस जहाँ से आपका लाइट बाहर आने वाला है.
और ये पानी का हाइट h, राइट, ओके। एन हमें फिगर में क्या दे दिया, हमें दे दिया साइन सी इक्वल टू 1/n। अब बोलो साइन सी क्या होता है बेटा, साइन सी होता है अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। व्हाट डू मीन बाय साइन सी, साइन सी होता है अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। तो ये सी का अपोजिट साइड क्या होगा 1। देखो साइन सी इक्वल टू 1/n, मतलब अपोजिट साइड इज 1 एंड हाइपोटेनस इज n। तो ये जो अपोजिट साइड है उसे हम कितना ले लेंगे 1, और हमारा जो हाइपोटेनस है उसका वैल्यू क्या होगा। लेट्स डू वन थिंग, एक और फिगर यहां बनाते हैं, एंड ओनली यू विल हैव द क्लियर आइडिया फॉर दिस। चलो साइन सी इज अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस 1/n। साइन सी इक्वल टू अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस 1/n। चलो तो मुझे आप एक सिंपल सी बात बताओ बेटा, इस फिगर में हाइपोटेनस क्या होगा। तो इस फिगर में हाइपोटेनस होगा ऑब्वियसली पाइथागोरस से r² प्लस h²। होगा कि नहीं, यस सर ऑब्वियसली होगा, राइट। या फिर आप एक काम कर सकते हो, इस फिगर से आप एडजेसेंट साइड फाइंड करो, वो और इजी होगा। इस ट्राइंगल से व्हाट इज गोइंग टू बी द एडजेसेंट साइड, तो पाइथागोरस यूज करो तो एडजेसेंट साइड क्या होगा आपका, दैट इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस साइड स्क्वायर। पाइथागोरस आता है ना, ये साइड क्या होगा बच्चा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस साइड स्क्वायर। तो ये साइड हो जाएगा आपका n² - 1। कितना हुआ ये साइड आपका बेटा n² - 1, दिख रहा है आपको क्लियरली। दिस इज n² - 1। तो अब दोनों ट्राइंगल को कंपेयर करो, तो इफ आई कंपेयर इट सिंपली व्हाट विल आई गेट, r by h is equal to 1 upon n² - 1। समझे आप, यहां से r by h is equal to 1 upon n² - 1, राइट। आई एम कीपिंग इट सिंपल। एक बार आप ये फॉर्मूला सपोज कर लोगे ना, याद कर लोगे ना, तो फिर आपके लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। चलिए r हमें फाइंड करना है। पानी भरा हुआ है, कितने हाइट तक पानी भरा गया है, अप टू द हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है 1.33, करेंगे उसका स्क्वायर माइनस 1। लेट्स सी व्हाट विल बी द आंसर। 1.33 का स्क्वायर करो, उसमें से -1 करो, यह आएगा 0.7689। उसको 1 से डिवाइड करना है, 1/0.7689। ये आ रहा है 1.3 इंटू करो 80, राइट। तो आपका रेडियस बनने वाला है 104 सेंटीमीटर, दैट इज 1.04 मीटर। कितना बनेगा, रेडियस बनेगा 1.04 मीटर। तो आपका जो एरिया है वो क्या है, सर्कल है, और सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। हैंड्स आपको एरिया पूछा गया है, वो क्या हो जाएगा पाई इंटू r²। जैसे आप सॉल्व करोगे 3.14 इंटू 1.04 का स्क्वायर, द आंसर वुड बी 3.39 मीटर स्क्वायर। तो इतने रीजन में से, इतने एरिया में से लाइट बाहर आ रही होगी। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, इज दैट क्लियर। आगे बढ़े, याद रखना है क्वेश्चन को कैसे किया है हमने, ठीक है। खाली दो फिगर को रिलेट करना है बेटा, दो ट्राइंगल आपको रिलेट करना है। साइन सी यहाँ से होगा r by h, और यहाँ से होगा आपका ये c का वैल्यू, मतलब यहाँ से आपका ये r by h जो होगा वो इस फिगर से क्या आएगा 1/(n²-1) का अंडर रूट आएगा। सी आई हैव डन अ मिस्टेक, लेट मी करेक्ट इट। अच्छा है कि मैंने इसको वापस देखा, नहीं तो गलत हो जाता है, हम अंडर रूट करना भूल गए। अच्छा अंडर रूट करना भूल गए अपने, ये तो हमसे बहुत बड़ा क्राइम हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, अंडर रूट आएगा ना, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, अंडर रूट। होता है जब इतना ज़्यादा कैलकुलेशन होता है ना, तब पॉसिबिलिटी है कि गलती हो जाए, आप भी ध्यान रखना। चलो इसका जैसे अंडर रूट निकालेंगे, आ रहा है 0.87 आ रहा है, ये अंडर रूट नीचे 0.8768 आ रहा है, 1/0.8768। दिस इज गोइंग टू बी 1.14 आ रहा है इंटू 80, तो यार है 91.24 सेंटीमीटर, दैट इज 0.8768।
912 मीटर, तो यहाँ आप में रखेंगे 0.912 मीटर। चलो कोई नहीं, 0.912 इंटू, सो आंसर इज 2.61 मीटर स्क्वायर। थैंक गॉड, नहीं तो इतनी सारी कमेंट आती कि सर ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है। एनीवेज, नाउ इट इज करेक्टेड। ओके, नाउ इट इज वेरी मच क्लियर। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से साइन सी का वैल्यू निकालते हैं, एंगल निकाल लेते हैं, और एंगल निकालने के बाद इस फिगर को रिलेट करते हैं, तो भी सही है, तो भी आ सकता है आंसर। बट मैंने ना यहाँ पे एक जनरलाइज फॉर्मूला बना लिया है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको सिंपली क्या करना है, R/H इक्वल टू 1/√(n²-1), दैट्स इट। ओके, चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। प्रिज्म का क्वेश्चन आया। अ प्रिज्म इज मेड ऑफ अ ग्लास ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, a parallel beam of light is incident on a face of prism. Okay, the angle of minimum deviation is measured to be 40. तो angle of minimum deviation को हम लिखते हैं डेल्टा m, जो है 40 डिग्री। What is the refractive index of the material of the prism? The refracting angle of the prism is 60. Refractive angle मतलब prism angle A कितना दिया हुआ है, 60. If the prism is placed in water of refractive index 1.33, now predict the new angle of minimum deviation of the parallel beam. Okay, तो इतना ही आपको हिंट दिया, आपको हिंट में दिया डेल्टा m और a, आपको बताना है प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। सो वी नो द फॉर्मूला फॉर दिस, इसका हमने डेरिवेशन किया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म n2/n1, n1 क्या है, मीडियम, n2 क्या है, प्रिज्म, दैट इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m/2 डिवाइड बाई साइन a/2। चलो n2 हमें फाइंड करना है। अभी प्रिज्म कहाँ पर रखा है, प्रिज्म अभी आपने एयर में रखा है, तो अभी n1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एयर का। फिर हमें नेक्स्ट केस में उसी प्रिज्म को ग्लास में रखना है, बट देयर इज अ नेक्स्ट केस। पहले केस में तो प्रिज्म कहाँ पर है, एयर में ही है। लेट्स पुट द वैल्यू, ए दिया हुआ है 60, ये 40/2 साइन 60/2, ये हो जाएगा ऊपर आपका साइन 50 और नीचे हो जाएगा साइन 30। साइन 30 का वैल्यू हमें पता है 0.5 होता है, साइन 50 का वैल्यू हमें वापस टेबल में देखना पड़ेगा। चलो कौन सा वैल्यू देखना है, साइन 50, जाओ आगे बढ़ो। चलो यार 50 डिग्री पे वैल्यू है साइन का 0.766, कितना वैल्यू है, 0.766। सो n2 बाई एयर का 1, ये 0.766 और ये 0.5, तो भाई ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.532। क्या आया ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसी प्रिज्म को रख देना है पानी में। देखो, द सेम प्रिज्म व्हेन प्लेस्ड इन वाटर, नाउ व्हाट इज द न्यू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, डेल्टा एम फाइंड करना है आपको। ओके, तो सेकंड केस सॉल्व करते हैं इसका। प्रिज्म प्लेस्ड इन वाटर, मतलब अब n1 एयर की जगह क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। तो इस केस में आपको बताना है डेल्टा मिनिमम कितना रहेगा। प्रिज्म एंगल ए कभी चेंज होता नहीं है, दैट इज सेम है 60 डिग्री, तो आगे दिया हुआ है। प्रिज्म एंगल कभी चेंज नहीं होता, राइट, बिकॉज दैट इज द एंगल बिटवीन टू फेस ऑफ प्रिज्म एंड दैट विल नॉट चेंज। आप प्रिज्म को कहीं भी रखो। अब देखो ऐसे एग्जाम्पल जब आते हैं ना, ऐसा जब एक्सरसाइज लेक्चर चलता है, तो इसमें आप कोई बकैती नहीं कर सकते हो, राइट। जो बाकी यूट्यूबर्स जो नाच के, कूद के, गा के, बजा के पढ़ाते हैं ना, वैसा मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एजुकेशन मीन्स एजुकेशन। पढ़ाना मतलब पढ़ाना। मनोरंजन करना है तो फिर आपको टीचरों को देखने की जरूरत नहीं है। मनोरंजन करना है तो एल्वेज बाय उसको देख लो, बहुत मजा आएगा, है कि नहीं।
चलिए एनीवेज आगे बढ़ते हैं। ओके फाइन, वापस फॉर्मूला यूज करेंगे, n2/n1 इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m/2 डिवाइड बाई साइन a/2। n2 आपके पास पहले से है जो आपने फाइंड किया था 1.532। अभी n1 देखिए, ये प्रिज्म है, अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है n2, बाहर होता है n1। अभी आपका प्रिज्म कहाँ पे रखा है आपने, वाटर में, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। तो ये हो गया आपका साइन a का वैल्यू है 60 प्लस डेल्टा m/2, नीचे भी साइन 60/2 मतलब साइन 30, 0.5 भी ऊपर ले लूंगा मैं, दिस इज गोइंग टू बी 0.1532। ठीक है, जैसे आप इसको भी ऊपर लेके सॉल्व कर लोगे, आंसर इज 0.576, दैट इज साइन 60 प्लस डेल्टा m/2। अब आपको साइन को सामने लेके ये फाइंड करना पड़ेगा कि कौन से एंगल पे साइन का वैल्यू आएगा 0.576, राइट। वापस चलो टेबल में 0.576 वैल्यू ढूंढो। 0.57, ये रहा देखो 0.576 इट इज 35.2, राइट। सो विल यूज इट 35.2। तो यह आ गया आपका 35.2 डिग्री इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा m/2। 35.2 को डबल करो कितना हो जाएगा 70.4, 70.4 माइनस 60 कितना हो जाएगा 10.2 डिग्री। तो नया एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 10 डिग्री एंड एग्जैक्टली 10.2 डिग्री। कितना हो जाएगा नया वैल्यू हो जाएगा आपका 10.2 डिग्री। तो इस तरह से हम प्रिज्म के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। चले बेटा आगे बढ़ाते हैं अपनी जर्नी को। मैं एक ही स्लाइड में कर दिया, 2 स्लाइड की जरूरत ही नहीं थी। ओके, नाउ यू हैव डबल कॉन्वेक्स लेंस to be manufactured from a glass of a refractive index 1.55 with both faces of same radius of curvature. Then what is the radius of curvature required if the focal length is to be 20 centimeter? तो क्वेश्चन में आपको लेंस बनाना है। आपको पूछा गया है कि भाई ग्लास आपके पास जो भी है उसका कर्वेचर कितना रखोगे ताकि फोकल लेंथ कितना सेट हो 20 सेंटीमीटर। तो बेटा याद करो, अगर आपको लेंस बनाना है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। चले लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या था, इट वाज 1/f इक्वल टू n2 माइनस n1 बाय n1, 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज द लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अगर अब ध्यान से देखिए, आपका R1 जो है वो इस तरफ होगा और आपका R2 इस तरफ होगा, और दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको सेम लेना है। ऐसा क्वेश्चन में दे दिया, सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस सरफेस का रेडियस इस तरफ बनेगा, इस सरफेस का इस तरफ बनेगा। ओके, लेट्स पुट द वैल्यू। फोकल लेंथ लाना है 20 सेंटीमीटर। n2 जो ग्लास आपके पास अवेलेबल है, ये आपका n2 है, ये आपका n1 है। जो ग्लास अवेलेबल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.55, बाहर मीडियम है एयर। R1 आपका इस तरफ है तो पॉजिटिव R, R2 आपका इस तरफ है तो नेगेटिव R, राइट। सो इट इज 1/20 इक्वल टू 0.55। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया 2R, एंड सो R विल बी इक्वल टू 2 इंटू 0.55 डिवाइड नहीं इंटू ही होगा, 2 इंटू 0.55 इंटू 20, दैट इज 22 सेंटीमीटर। राइट, तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर रखना पड़ेगा बेटा इस क्वेश्चन में 22 सेंटीमीटर। अगर आप 22 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर रखोगे, कितना बच्चा 22 सेंटीमीटर अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर रखोगे तो फिर आपको वो फोकल लेंथ मिलेगा जो आपको चाहिए। तो इस फॉर्मूला को हम क्या कहते हैं बच्चों, लेंस मेकर्स फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपने, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अंडरस्टूड, क्लियर एकदम।
चलिए याद रखना, ये 2 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको लेंस बनाना है, रेडियस कितने काटने पड़ेंगे ऐसा कहा है, तो आप लेंस बनाने वाले की तरह सोचो लेंस मेकर फॉर्मूला से। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट मस्त क्वेश्चन है ये भी। अ बीम ऑफ लाइट कॉन्वर्ज एट अ पॉइंट P, मतलब एक लाइट का बीम है जो किस पॉइंट पे कॉन्वर्ज हो रहा है, पॉइंट P के ऊपर, राइट। नाउ लेंस इज प्लेस इन द पाथ ऑफ द कॉन्वर्जेंट बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम P। हमने क्या करा, P पॉइंट से 12 सेंटीमीटर आगे लेंस रख दिया है, राइट। पहला लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ दिया है 20, तो हमने यहां से 12 सेंटीमीटर के ऊपर एक लेंस रख दिया है कॉन्वेक्स जिसका फोकल लेंथ है +20 बिकॉज कॉन्वेक्स है। अब हमें बताना है एट व्हाट पॉइंट डज द बीम कन्वर्ज, तो अब ये बीम कहां पे कन्वर्ज होगा। तो बेटा देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो लाइट के बीम को यहां से और ज्यादा बेंड करेगा और अंदर मिलाएगा, जब लेंस नहीं था तो बीम आप रे आपके यहाँ पे आके मिले, कॉन्वेक्स लेंस रखते हैं उसने लाइट को और बेंड किया और आपको यहाँ पे मिला ये, ओके। सो इस केस के अंदर आपको यूज करना है लेंस फॉर्मूला, और इस केस में आपका ऑब्जेक्ट जो है ना वो वर्चुअल है। क्या वर्चुअल है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना आपका पॉइंट P, ये कैसे बिहेव करेगा, दिस P पॉइंट विल बिहेव लाइक एन ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट है ये, वर्चुअल। और ये पॉइंट जो है आपका ये कैसे बिहेव करेगा, एज एन इमेज, राइट। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U जो 12 सेंटीमीटर है इस डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव। ये हो गया आपका V जो आपको करना है फाइन। सो वी राइट हियर पॉइंट P will behave like a वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो कितने सेंटीमीटर पे है, 12 सेंटीमीटर प्लस V आपको फाइंड करना है। फोकल लेंथ आपको दिया है प्लस में 20 सेंटीमीटर। यूज करेंगे अपने थीन लेंस फॉर्मूला, जो है 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F। तो वी राइट हियर 1/V इक्वल टू 1/F प्लस 1/U। एलसीएम ले लेंगे UF डिवाइड बाई U प्लस F डिवाइड बाई UF। इन्वर्स करेंगे तो आपको V मिल जाएगा UF डिवाइड बाई U प्लस F। लेट्स पुट द वैल्यू। देखो मिरर वाले में बीच में नीचे माइनस था, UF डिवाइड बाई U माइनस F। लेंस वाले में प्लस आता है, UF डिवाइड बाई U प्लस F। इतनी सी बात है खाली। चलो U का वैल्यू है 12, F का वैल्यू है 20 डिवाइड बाई 12 प्लस 20, तो ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 20 डिवाइड बाई 32। सो इट इज 7.5 सेंटीमीटर। तो अभी आपके बीम कहाँ कन्वर्ज होंगे, लेंस से 7 पॉइंट, जहाँ पे आपने लेंस रखा ना वहाँ से 7.5 पे ही आपके बीम कॉन्वर्ज हो जाएंगे। जो पहले कहाँ पे कॉन्वर्ज हो रहे थे 12 सेंटीमीटर पे, लेंस रखते ही अब वो कहाँ पे कॉन्वर्ज हो जाएंगे 7.5 सेंटीमीटर के ऊपर। मतलब द बीम कॉन्वर्ज एट 7.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब सेकंड केस में ना लेंस आपको चेंज करना है, कॉनकेव रखना है ऑफ द फोकल लेंथ 16। कोई बात नहीं, ये पहला केस था। सेकंड केस में इसी में हमें लेंस कौन सा रखना है, कॉनकेव। कॉनकेव क्या करता है, रेस को और दूर ले जाता है। सो इट्स लाइक दिस, सुनिए, दिस इज द पॉइंट P, बट ये कॉनकेव लेंस से लाइट के रेस को और दूर ले जाएगा डाइवर्ज करके। आपको वो पॉइंट बताना है कहाँ पे। विल सेम यूज अगेन द फॉर्मूला, राइट, क्योंकि लेंस का ही फॉर्मूला यूज करना है। फोकल लेंथ कितना दिया है 16 सेंटीमीटर। मैंने आपको पहले ही बताया जब भी केव आए फोकल लेंथ नेगेटिव। चलो यहाँ भी आपका U किधर है, आपका ऑब्जेक्ट कौन सा पॉइंट है, ये P पॉइंट आपका ऑब्जेक्ट है जो कितने सेंटीमीटर पे है, 12 सेंटीमीटर के ऊपर। तो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है प्लस 12 सेंटीमीटर के ऊपर। यूज करेंगे वापस V इक्वल टू UF डिवाइड बाई U प्लस F।
12 इंटू -16 डिवाइड बाई 12 प्लस -16, 12 इंटू -16 डिवाइड बाई -4, सो इट इज गोइंग टू बी 48 सेंटीमीटर। तो अगर आपने कॉनकेव लेंस रखा, राइट, तो जो बीम आपके 12 सेंटीमीटर पे मिल जा रहे थे, लेंस को हटा दो तो ये बीम कहाँ मिल जाएंगे, 12 के ऊपर। लेंस रखते हैं ये बीम कितना दूर जाएंगे, और 48 सेंटीमीटर दूर जाके मिलेंगे। Am I clear? Okay, now I need a small break. वीडियो तो मैं पॉज ही करूंगा। चलिए आगे देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर placed, object of size 3 centimeter, height of object is given 3 centimeter, place that 14 centimeter in front of concave lens। तो क्वेश्चन है बच्चे, कॉनकेव लेंस का ऑब्जेक्ट रखा गया है 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट, मतलब माइनस, और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो मैंने बोला है जब भी केव होगा फोकल लेंथ हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव। डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। What happen if the object is moved further away from the lens? तो कौन सा लेंस है बेटा, कॉनकेव लेंस है। आपको सिंपल सी बात पता होनी चाहिए कि कॉनकेव लेंस हमेशा इमेजेस कैसे बनाता है, वर्चुअली बनाता है। कैसे इमेज बनाता है, हमेशा वर्चुअल और छोटे साइज के, राइट। ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही बेसिक सा एक नॉलेज विच इज समथिंग यू शुड नो। वर्चुअल इमेज है ना, तो इस तरफ बनेगा। इस तरह से आपको वर्चुअल इमेज मिलता है हमेशा कॉनकेव लेंस में। चलिए हम मिरर फॉर्मूला या लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मैंने अभी आपको शॉर्टकट करके दिया था, लेंस फॉर्मूला में v क्या होता है, यू एफ डिवाइड बाई यू प्लस एफ। यूज करो डायरेक्टली। मिरर में नीचे माइनस आता है, लेंस में नीचे प्लस आता है, ठीक है। चलो u का वैल्यू है -14, f -21 डिवाइड बाई u -14 प्लस -21। चलो नीचे हो जाएगा -7, नीचे क्या हो जाएगा, नहीं -7 तो नहीं होगा नीचे, एक मिनट, -7 नहीं होगा, इट इज -14 इंटू -21, नीचे हो जाएगा -35। कितना होगा नीचे, -35। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ओके। 7 से कट करो, 7 5 जा 7 3 जा, तो ये हो गया आपका 14 2 जा 14 3 जा -42 by 5, it is going to be 8.4 माइनस में, राइट। मतलब आपका इमेज कहाँ बना, -8.4, मतलब इन फ्रंट ऑफ लेंस। जिस तरफ ऑब्जेक्ट था उसी तरफ आपका इमेज बना, राइट। सो हियर इमेज इज एट 8.4 सेंटीमीटर ऑन सेम साइड of lens as object, right। चलो let's find the magnification also। so magnification क्या होता है, v by u। लेंस के लिए माइनस साइन नहीं आता, राइट। मिरर में -v by u आता है, लेंस में +v by u आता है। चलो v का वैल्यू है -8.4, u का वैल्यू है -14, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 3। चलिए आप इसको जैसे ही करेंगे सॉल्व, योर आंसर वुड बी 8.4 इंटू 3 बाई 14, सो इट इज 1.8 सेंटीमीटर। पॉजिटिव में आंसर आएगा। और जब भी इमेज का हाइट पॉजिटिव हो, ये इमेज कैसा होता है, इरेक्ट, और इरेक्ट हमेशा कैसा होता है, वर्चुअल। सो दिस इंडिकेट द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। चलिए अब ऐसा पूछा है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस, अगर ये ऑब्जेक्ट को लेंस से और दूर ले जाए, तो जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे चला जाएगा तो इमेज कहाँ आ जाएगा, फोकस पे। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को दूर लोगे तो इमेज भी धीरे धीरे दूर आएगा। दूर मतलब कहाँ पे आएगा, फोकस पे, क्योंकि इमेज ऑलरेडी कहाँ बना है, विद इन फोकस बना हुआ है। वर्चुअल इमेज हमेशा कहाँ बनता है, ये आपका फोकस है। वर्चुअल इमेज हमेशा कहाँ बनता है, विद इन फोकस। तो जब आप ऑब्जेक्ट को दूर ले जाओगे, इमेज धीरे धीरे कहाँ आएगा, टुवर्ड द फोकस, मतलब इमेज भी दूर जाएगा, राइट। सो वी राइट हियर
as object is moved away image will also move away from lens। और जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगा तो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, f जितना। इमेज कहाँ पे आ जाएगा, फोकस के ऊपर आ जाएगा जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे होगा तब। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस of a focal length 30 centimeter in contact with a concave lens of focal length 20 centimeter। मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस है और उसके कॉन्टेक्ट में एक कॉनकेव लेंस है। ये दोनों लेंसेज का अगर हम कॉम्बिनेशन करेंगे तो ओवरऑल फोकल लेंथ क्या बनेगा। चलो, कॉन्वेक्स वाले का फोकल लेंथ दिया है 30 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव। कॉनकेव का फोकल लेंथ दिया है f2 ले लो 20 सेंटीमीटर, केव है तो नेगेटिव। तो ओवरऑल फोकल लेंथ का हमारे पास फॉर्मूला था दैट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इट इज 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अभी दो ही लेंस है तो दो ही टर्म आएगा, तीन होता तो एक और आता। चलो, f1 का वैल्यू है 30, f2 का वैल्यू है -20। ठीक है, एलसीएम सिंपली व्हाट यू विल गेट 20 - 30 डिवाइड बाय 30 × 20। क्या किया हमने, सिंपली एलसीएम ले लिया तो यह आ गया आपका -10 डिवाइड बाय 600। ये 1/f है, ये क्या वैल्यू है आपका 1/f है। सो ओवरऑल फोकल लेंथ क्या बना आपका -60, हैंस f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। देखो, अब ओवरऑल आंसर नेगेटिव आया है। नेगेटिव फोकल लेंथ किसका होता है, कॉनकेव का होता है। कॉनकेव मतलब कैसा लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। मतलब ये कॉम्बिनेशन कैसे बिहेव करेगा, एज अ डाइवर्जिंग लेंस। कॉम्बिनेशन behaves like diverging lens। ये बहुत ही सिंपल सा 2 मार्क का क्वेश्चन है, राइट। कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। आगे अब आया माइक्रोस्कोप, अब आया खतरनाक क्वेश्चन, बहुत बड़े साइज के क्वेश्चन। माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ 2 लेंस। देखो, जब भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप आए ना तो पहले अपना विजन क्लियर करने के लिए एक छोटा सा फिगर बना दीजिए इस तरह से। ओके, चलिए, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ है FO। ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और ये होता है आईपीस। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है 2 सेंटीमीटर और आईपीस का फोकल लेंथ है 6.25 सेंटीमीटर। दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड in order to obtain the final image at a least distance, मतलब 25 सेंटीमीटर, and second at infinity. What is the magnifying power of microscope in each case? Very interesting question. तो पहले केस में क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए ताकि ये वाला फाइनल इमेज कहाँ बनाए, नियर पॉइंट के ऊपर बनाए, लीस्ट डिस्टेंस 25 पे। तो होता क्या है बच्चा, होता ये है कि जो भी आपने ऑब्जेक्ट रखा है ना उसका पहला इमेज कौन बनाता है, ऑब्जेक्टिव लेंस कहाँ बनाता है, कहीं इधर। और इसका फिर फाइनल इमेज कौन बनाता है, आईपीस, जो कहाँ बना रहा है 25 सेंटीमीटर के ऊपर। तो सबसे पहले जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका एक रियल इमेज कौन क्रिएट करता है, ऑब्जेक्टिव लेंस। और इस इमेज का एक फाइनल इमेज कौन क्रिएट करता है, आईपीस, जो कहाँ पर दिया है 25 सेंटीमीटर पे दिया हुआ है, राइट। तो हम क्या करेंगे देखना, हम बहुत ही सिंपली, हमें ना आईपीस के लिए इमेज डिस्टेंस दे दिया, इमेज डिस्टेंस फॉर आईपीस इज अवेलेबल। आईपीस का फोकल लेंथ भी है, तो हम आईपीस के लिए क्या फाइंड करेंगे, यूई क्या होगा।
क्योंकि ये जो इमेज ऑब्जेक्टिव ने बनाया है वो इमेज आईपीएस के लिए किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। ये इमेज किसने बनाया था, ऑब्जेक्टिव लेंस ने, और वो इमेज आईपीएस के लिए किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। तो हम ये फाइंड करेंगे कि आईपीएस के लिए ऑब्जेक्ट कहां पर है, मतलब अपने को ये डिस्टेंस मिलेगा। इस डिस्टेंस को 15 में से माइनस करते ही अपने को ये डिस्टेंस मिलेगा। और ये कौन सा डिस्टेंस है बच्चों, ये है ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज डिस्टेंस वीओ। क्या है ये डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज डिस्टेंस वीओ। अगर ऑब्जेक्टिव के लिए वीओ मिल गया तो फिर ऑब्जेक्टिव के लिए आपको यूए भी मिल जाएगा। तो 2 बार हमें लेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, 2 बार। ओके, लेट्स यूज इट। सबसे पहले फॉर आईपीएस, फर्स्ट केस, फाइनल इमेज है 25 सेंटीमीटर। चलो सबसे पहले आईपीएस के लिए, तो आईपीएस के लिए फाइनल इमेज कहाँ बना है, 25 के ऊपर। तो इमेज डिस्टेंस फॉर आईपीएस 25 सेंटीमीटर, सेम साइड बनेगा तो पॉजिटिव। और आईपीएस का फोकल लेंथ है 6.25 सेंटीमीटर। हम फाइंड करेंगे कि आईपीएस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा। ओके, तो सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, लेंस फॉर्मूला। क्या कहता है लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये सब कुछ आईपीएस के लिए। सो 1/u इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। चलो v का वैल्यू है 25, f का वैल्यू है 6.25। चलो आप जैसे ही इसका लोगे, मेरा सारा राइटिंग ऐसे क्रॉस ही जाता है हमेशा, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू नहीं आता, थोड़ा आगे आता है। ओके चलो, जैसे आप इसका एलसीएम लोगे, व्हाट विल बी योर आंसर, इट्स गोइंग टू बी 6.25 minus 25, that is minus 18.17 divided by तो आपका 1/UE का वैल्यू आएगा। लेट्स डू वन थिंग, एलसीएम ले ही लेते हैं। चलो 6.25 माइनस 25 डिवाइड बाई 6.25 इंटू 25। ये 1/UE आया, इसको करो इनवर्स। अब आप इसको जैसे ही सॉल्व करोगे ना बेटा, इसको सॉल्व करते आपका आंसर बनेगा 8.33 विद नेगेटिव साइन। बराबर, मतलब अगर इस लेंस के लिए फाइनल इमेज यहां पर है तो इस लेंस का ऑब्जेक्ट यहां पे होगा कितने सेंटीमीटर पे, माइनस 8.33 सेंटीमीटर पे। वेट अ वाइल। ओके, आज पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है गले के साथ साथ थोड़ा दिमाग भी मेरा डाउन है। मैं बता रहा हूँ आपको कि यार फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है, 25 के ऊपर ऑन सेम साइड। सेम साइड मतलब इमेज डिस्टेंस कैसा होगा, इस तरफ है, मतलब ये नेगेटिव 25 आएगा और मैं पॉजिटिव ले लिया था इसको। सो अगर मैं यहाँ पे v की जगह नेगेटिव 25 करूँ, राइट, दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस। यहाँ पे भी क्या आएगा, नीचे नेगेटिव 25, सेम एज यहाँ भी विल बी लाइक दिस। ना हाउ विल इट लुक लाइक, कैसा आंसर बनेगा आपका, आप देखते हैं। 6.25 इंटू 25 डिवाइड बाई नीचे हो जाएगा आपका 25 प्लस 6 31.25, दैट इज माइनस 5 सेंटीमीटर। बराबर, मतलब सुनना ध्यान से, आईपीएस के लिए अगर फाइनल इमेज 25 पे है तो आईपीएस के लिए ऑब्जेक्ट कहां पे होता है, 5 सेंटीमीटर पे होता है, राइट। अब आगे देखो, अब ये टोटल जो दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस दिया है 15 सेंटीमीटर, उसमें क्या क्या होगा, उसमें हो जाएगा वीओ प्लस यूई। तो अभी आपको जो दो लेंस के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर,
उसमें क्या हो जाएगा, वीओ प्लस यूई का खाली क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड, क्योंकि वीओ के अंदर अगर यूई अपने ऐड कर देंगे वैल्यू तो 15 सेंटीमीटर आना चाहिए जो आपको क्वेश्चन में दिया है। तो हम यहाँ पे खाली यूई का क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड। तो 15 इक्वल टू वीओ, यूई आया है 5, तो वीओ मिल गया 10 सेंटीमीटर। मतलब ये ऑब्जेक्टिव लेंस ने इमेज कहाँ बनाया होगा, 10 सेंटीमीटर के ऊपर। तो ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, चलो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। सो नाउ फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस, चलो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए फोकल लेंथ दिया हुआ है आपको 2 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव। ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज बना हुआ है 10 सेंटीमीटर, कहाँ पर है, प्लस के माइनस, तो लेंस आपका ये है ऑब्जेक्टिव और इमेज इस तरफ बना है तो पॉजिटिव। उसका यू फाइंड कर लेते कितना आएगा। सो वी यूज द फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f ऑल फॉर ऑब्जेक्टिव। सो 1/v, v का वैल्यू तो है ना 10 सेंटीमीटर, रख ही देते हैं चलो। सो 1/10 माइनस 1/u इक्वल टू 1/2, सो 1/u इक्वल टू 1/10 माइनस 1/u, दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 10 डिवाइड बाई 2 इंटू 10। तो u का वैल्यू आ जाने वाला है आपका 20 डिवाइड बाई -8। 20 डिवाइड बाई -8 कितना हो जाएगा, -2.5। मतलब हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखना पड़ेगा, 2.5 सेंटीमीटर फॉर ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा हमें 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, तब जाके ये आईपीस फाइनल इमेज कहाँ बनाएगा, 25 सेंटीमीटर के ऊपर। तो पहले आईपीस के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फिर ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, राइट। लंबे लंबे कैलकुलेशन है सारे। हैंस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। आपको ये भी पूछा है व्हाट इज द मैग्निफिकेशन इन बोथ द केसेस। तो इस केस में मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो जब भी बेटा दो लेंस हैं तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन होता है दोनों लेंस के मैग्निफिकेशन का मल्टीप्लिकेशन। अब ये वाले लेंस का मैग्निफिकेशन क्या होगा, v/u। और ये कैसे बिहेव करता है, एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप, जो हमने आगे थियरी में देखा था। तो इसके लिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, 1 + d/f, राइट, क्योंकि इसने फाइनल इमेज कहाँ बनाया है, नियर पॉइंट पे। तो इसका मैग्निफिकेशन होता है 1 + d/f और इसका मैग्निफिकेशन होता है v/u। सो ओवरऑल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव मैग्निफिकेशन इंटू आईपीस मैग्निफिकेशन। ऑब्जेक्टिव का होता है v/u, आईपीस का होता है 1 + d/f ऑफ आईपीस। चलो ऑब्जेक्टिव के लिए vo का वैल्यू था 10, u था -2.5, 1 प्लस, खाली वैल्यू लेकर करो तो भी चलेगा इसमें, 1 प्लस नियर पॉइंट है 25 और आईपीएस का फोकल लेंथ था 6.25। ये 4 से कट हो जाएगा, ये हो गया 5 × 4, hence this is equal to 20। कितना आएगा मैग्निफिकेशन, 20 आएगा, 20 गुना बड़ा इमेज आपको दिखेगा। अब देखो इसी का सेकंड पार्ट भी है, when the final image is at infinity। चलो फाइनल इमेज अगर इन्फिनिटी पे है तो ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, फोकस पे। तो सेकंड केस वाइट से लिखते हैं इसको, चलिए फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी। ओके, चले वापस आईपीएस के लिए। तो आईपीएस ने फाइनल इमेज वी कहाँ बनाया है, इन्फिनिटी पे। आईपीएस का फोकल लेंथ दिया था आपको 6.25 सेंटीमीटर। अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे है तो ऑब्वियसली आपको ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, फोकस के ऊपर, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब फोकस पे होता है तो इमेज कहाँ बनता है, इन्फिनिटी के ऊपर, राइट। मतलब अगर ये वाला फाइनल इमेज आपका इन्फिनिटी पे है तो ये कहाँ होना चाहिए, फोकस पे होना चाहिए।
क्योंकि अगर ये फोकस पे होगा तो फाइनल इमेज कहाँ क्रिएट करेगा, इन्फिनिटी के ऊपर, राइट। मतलब यहाँ पे आपका जो यू फॉर आईपीस है वो कितना आ जाएगा, 6.25 सेंटीमीटर एज द फोकस। नाउ यूज द सेम थिंग अगेन कि दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस दिया था 15 सेंटीमीटर, उसमें आगे वाले लेंस का इमेज डिस्टेंस आएगा और पीछे वाले लेंस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा। खाली वैल्यू लेंगे अपने, यहाँ पे ये माइनस आएगा, राइट, बिकॉज इस तरफ इमेज बनेगा ना ऑब्जेक्ट। लेट्स पुट इट हियर, वीओ प्लस ये 6.25, तो वीओ हो जाएगा आपका 8.75 सेंटीमीटर। चलिए अब ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए वापस फॉर्मूला अप्लाई करिए। ओके, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f ऑल फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। चलो ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज है 8.75 के ऊपर और उसका फोकस दिया था 2 सेंटीमीटर पे। अब आप इसको जैसे ही सॉल्व करोगे ना बेटा, अब मैं बहुत कैलकुलेट नहीं करूंगा, इसको हम जैसे ही सॉल्व करेंगे ना तो हमारा डिस्टेंस आने वाला है 2.59 सेंटीमीटर। यू कितना आएगा, 2.59 सेंटीमीटर विद नेगेटिव साइन। मतलब आपको ऑब्जेक्ट कहाँ रखना पड़ेगा, 2.59 सेंटीमीटर के ऊपर आपको ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। ओके, गेटिंग इट। चलिए इस केस में मैग्निफिकेशन क्या होगा, so overall magnification is given by magnification of objective by into magnification of eyepiece। ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन होता है वीओ बाई यूओ, क्योंकि फाइनल इमेज इंफिनिटी पे है। अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पे है तो पीछे वाले लेंस का मैग्निफिकेशन सिर्फ बनता है डी बाई एफ ई। क्या बनता है, सिर्फ डी बाई एफ ई, राइट। लेट्स पुट द वैल्यू, वीओ है 8.75, यूओ है 2.59, डी है 25 और पीछे का फोकल लेंथ है 6.25। इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो मैग्निफिकेशन विल कम आउट टू बी 13.51। कितना आएगा इस केस में, मैग्निफिकेशन आएगा 13.51। ठीक है, ये हमने दोनों केसेस सॉल्व कर लिए। ओके, चलिए वापस एक क्वेश्चन आया कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन देखते मैं पहले छोटा सा फिगर बना लूंगा सो दैट बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाए। चलो क्या क्या दिया, ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 8, आगे का लेंस का फोकल लेंथ है 8 mm दिया हुआ है, 8 mm ध्यान रखना, 0.8 सेंटीमीटर mm में है ये, और आईपीएस का दिया है एफ इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। कैन ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट प्लेस दैट 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव इन शार्प फोकस। तो आपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 mm। लेट्स कीप एवरीथिंग इन mm, सब कुछ mm में रखते हैं तो क्वेश्चन ज़्यादा इजी रहेगा, पॉइंट पॉइंट पे काम नहीं करना पड़ेगा। ये 8 mm है, ये 2.5 सेंटीमीटर मतलब 25 mm। आपने ऑब्जेक्ट को रखा है 9 mm के ऊपर, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना रखा है, 9 mm, राइट। एंड यू आर गेटिंग दी, क्या कहा है, ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 9 mm फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव इन शार्प फोकस। शार्प फोकस मतलब आपका फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है, नियर पॉइंट के ऊपर, राइट। फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है, नियर पॉइंट के ऊपर बन रहा है। आपको बताना है व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन टू लेंसेज, ये दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होगा, और आपको बताना है व्हाट इज गोइंग टू बी द मैग्नीफाइंग पावर, कितना मैग्निफिकेशन देगा ये। चलिए ध्यान से, तो सबसे पहले इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, तो ये भाई साहब इसका एक रियल इमेज बनाएगा यहाँ पर, और इस रियल इमेज को और मैग्नीफाई कौन करेगा, ये भाई साहब यहाँ पर। तो हमें सिंपली क्या करना है, दोनों लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। सबसे पहले आ जाओ ऑब्जेक्टिव के ऊपर, राइट। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट और ये उसका इमेज है, तो ये हो गया आपका इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव, राइट। और ये जो इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, मतलब ये जो है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस।
क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आईपीस। तो आपको इन शॉर्ट फाइंड करना है वीओ और यूई का टोटल सम क्या होगा, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज, राइट। चलो ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, यू इक्वल टू 9 mm नेगेटिव, इसका फोकल लेंथ है 8 mm पॉजिटिव, राइट। तो इसके लिए आपने क्या फाइंड करेंगे, इमेज डिस्टेंस फाइंड करेंगे ऑब्जेक्टिव का। कर लोगे, विल डू इट बाय योरसेल्फ, हो जाएगा ना। यू है, एफ है, फॉर्मूला अप्लाई करना, आपको वी मिल जाएगा। चलिए अब आईपीएस के ऊपर चले जाइए। तो आईपीएस ने फाइनल इमेज कहाँ बनाया, 25 सेंटीमीटर इस साइड पे। ये कितना डिस्टेंस है भाई, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर कहाँ पर है, सेम साइड पे, मतलब नेगेटिव। तो इसके लिए इमेज डिस्टेंस है आईपीएस के लिए 25 सेंटीमीटर, मतलब 250 mm। यहाँ गलती मत करना, नेगेटिव साइन। इसका फोकल लेंथ है 25 mm। सो हम इसके लिए क्या फाइंड करेंगे, वी और एफ है, तो इसके लिए यू फाइंड कर लेंगे mm में। चलो अब जैसे ही दोनों के लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना, मैं टेल यू आपका वैल्यूज कितने निकलेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर सिंपली लेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। आई नो आप सबको लेंस फॉर्मूला तो आता ही है, तो इसमें कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट लॉजिक नहीं है। अब जैसे ही लेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे बेटा, तो ये वैल्यू आएगा आपका -2.27, राइट। सेंटीमीटर में आ रहा है -2.27। एक मिनट, ऑब्जेक्टिव के लिए वैल्यू आ रहा है, अपने सॉल्व भी कर लेते हैं, छोड़ो ना ये लोग कुछ भी लिखे हुए हैं यहाँ पे। चलो क्या लिखेंगे, 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। ये हो गया माइनस माइनस प्लस, सामने जाएगा तो वापस माइनस, हेंस 1/v इक्वल टू 1/8 - 1/9। 9 - 8 1 1/72, तो वीओ आ गया 72 mm। चलो यहाँ पे आ जाओ, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो 1/u इक्वल टू -1/250। बहुत लेंथी क्वेश्चन है सारे। -1/250 माइनस 1/25। ओके, तो अगर आप इसका एलसीएम लोगे ना, तो ये हो जाएगा ऊपर आपका -11/250। 250/11 करो, तो ये आ रहा है आपका 22.72 mm। कितना वैल्यू आएगा आपका, यूई इन्वर्स करोगे तो ये आएगा 22.7 mm विद नेगेटिव साइन। सी वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग विद नेगेटिव साइन, हमें जो दो लेंस के बीच का डिस्टेंस चाहिए वो हमारे काम का है, राइट। तो डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज, क्या करेंगे अपने वीओ के मैग्नीट्यूड में यूई का मैग्नीट्यूड प्लस कर देंगे। वीओ का मैग्नीट्यूड है 72 mm और यूई का मैग्नीट्यूड है 22.7 mm। खाली मैग्नीट्यूड लेना है, हाँ। ये हो जाएगा आपका 94.7 mm, दैट इज 9.47 सेंटीमीटर। इतना होना चाहिए दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस, तब जाके आपको फाइनल इमेज 25 पे मिल सकता है। व्हाट इज गोइंग टू बी द मैग्निफिकेशन, चलो। सो एम ऑफ ऑब्जेक्टिव इंटू एम ऑफ आईपीएस, ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन v इंटू v/u, और आईपीएस ने फाइनल इमेज कहाँ बनाया है, नियर पॉइंट के ऊपर। अगर फाइनल इमेज नियर पॉइंट के ऊपर है, इसका मतलब ये होता है कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, 1 + d/fe। चलो वीओ कहाँ पर है, देखो तो वीओ 72, यूओ क्या है 9, खाली वैल्यू रखो चलेगा। 1 + नियर पॉइंट 25 और एफ का वैल्यू दिया था 25, तो ये हो जाएगा 8 × 2, योर मैग्निफिकेशन इज 16। कितना आएगा बच्चा, मैग्निफिकेशन आने वाला है आपका 16। तो आपको यहाँ पे ना 16 गुना बड़ा इमेज मिलेगा। अब इसमें आंसर दिया हुआ 88, 72 डिवाइड बाई 9। डी का वैल्यू 25 सेंटीमीटर है।
डी का वैल्यू 25 सेंटीमीटर है तो एमएम में कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा ना, ये 225 एमएम है, तो ये 25 सेंटीमीटर, मतलब इसको ना कंफ्यूजन नहीं करना है, 250 एमएम में लिखते हैं नियर पॉइंट, राइट। तो इट इज 8 into 11, योर इमेज इज 88 टाइम्स मैग्नीफाइड। कितना मैग्नीफाइड इमेज होगा बच्चा, 88 टाइम्स आपको मैग्नीफाइड इमेज मिलेगा। अब देखो इस चैप्टर में अगर आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी सही से कर लेते हो ना, देन यू आर रेडी फॉर एनी एग्जाम, जेई हो, नीट हो, एडवांस हो, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी एक्सरसाइज में सारे टाइप के टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर करके पूछ लिए हैं। तो इसमें फिर आपको एंट्रेंस में अलग से कुछ खास नहीं करना होता है, सिर्फ पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो, आपको सारे क्वेश्चंस इसी फॉर्मूलाज के बेस मिलने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। हम इस सेशन में लगभग 15 क्वेश्चन या 16 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आधे आधे पार्ट में डिवाइड करेंगे, बिकॉज टोटल 32 क्वेश्चंस हैं। अ स्मॉल टेलीस्कोप, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ दिया है 144, एंड आईपीएस का फोकल लेंथ दिया है 6। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर? हाँ, तो टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर होता है FO/FE, 144/6, मतलब मैग्निफिकेशन होगा 24। व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस? इसे कहते हैं ट्यूब लेंथ L, जो होता है FO+FE। 144+6, ये सब थियरी में किया था, 150 सेंटीमीटर। तो टेलीस्कोप का क्वेश्चन हमेशा बहुत सिंपल होता है माइक्रोस्कोप के कंपेयर में, क्योंकि माइक्रोस्कोप के क्वेश्चन में आपको हमेशा वो VU वाले फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे सोच समझ के। टेलीस्कोप में तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन FO/FE, एंड ट्यूब का लेंथ होता है FO+FE, एज सिंपल एज दैट। आगे देखते हैं, चलिए। अ जायंट रिफ्रैक्टिंग telescope at observatory has an objective length of focal length 15 मीटर। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है 15 मीटर, मतलब 150 नहीं 1500 सेंटीमीटर। ओहो। while eyepiece has focal length of only 1 centimeter, what is the magnification? ले बच्चा जानता है, मैग्निफिकेशन इज FO/FE 1500/1, तो मैग्निफिकेशन कितना होगा 1500। और क्या पूछा है वो देखो। इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू द मून, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस? बहुत अच्छा। तो देखिए ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, आगे वाला लेंस, और ये सपोज मून है। अब यहां से जो लाइट आएगी उसका इमेज क्रिएट होगा, कहां पे क्रिएट होगा? फोकस के ऊपर, क्योंकि सिंपल सी बात है, मून इज ऑलमोस्ट एट इंफिनिटी, तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो उसका इमेज कहां बनता है? फोकस के ऊपर। किसके? फोकस के, ऑब्जेक्टिव के। अरे चलो यहां पे मून का डायमीटर आपको दे दिया, लेट्स से डायमीटर ऑफ मून इज DM, और मून का जो डिस्टेंस है लेट्स से दैट इज स्मॉल d, और जो इमेज बना है ना, इमेज, तो इसमें ना नोटेशन कैसे देना वही एक प्रॉब्लम है, इसको अपने R दे देते हैं। देखो हमें क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, डायमीटर ऑफ द मून, ये दे दिया है डायमीटर ऑफ मून, राइट, मीटर में। रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट, मतलब मून जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसका रेडियस, मतलब अल्टीमेटली मून का डिस्टेंस भी आपको दे दिया है। क्या सिंबल दे उसको? लूनर रेडियस, L नाम दे देते हैं, चलो L 3.8 इंटू 10⁻8 मीटर, राइट। आपको बताना है व्हाट इज गोइंग टू बी दिस, लेट्स से इसका साइज है स्मॉल d। तो सिंपल सी बात है बेटा, जितना एंगल यहां पे होगा उतना ही एंगल यहां पे होगा, तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं? DM/L, DM/L इक्वल टू स्मॉल d/FO, DM/L इज इक्वल टू स्मॉल d/FO। DM है, L इज स्मॉल d हमें फाइंड करना है, एंड FO ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ था 1500 सेंटीमीटर, मीटर में रखो इसको 15 मीटर, क्योंकि सब कुछ मीटर में है ना, इसलिए हमने मीटर में रखा। ना जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, योर आंसर वुड बी 3.48 डिवाइड बाई 3.8 इंटू 15 डिवाइड बाई 100, योर आंसर इज 0.13 मीटर।
0.137 मीटर, सेंटीमीटर में लिखोगे तो 13.7 सेंटीमीटर। तो इतना मून के इमेज का डायामीटर होगा। समझे? फिगर्स ध्यान रखो, फिगर ध्यान रखोगे तो कैलकुलेशन कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल ही है। यहाँ पे जो dm/l होगा वो यहाँ पे स्मॉल d/f होगा। ओके, नेक्स्ट, यूज द मिरर इक्वेशन टू डिड्यूस दैट। ये सबसे बेकार क्वेश्चन, सबसे भंगार क्वेश्चन ये। ओके, यूज द मिरर इक्वेशन टू डिड्यूस। चलो, क्या डिड्यूस करना है आपको? इक्वेशन से करना है। एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन f एंड 2f, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? बिटवीन f एंड 2f, ऑफ विच मिरर कॉनकेव। कॉनकेव मतलब फोकल लेंथ कैसा रहेगा? नेगेटिव, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कैसा रहेगा? नेगेटिव। सो इट ऑलवेज प्रोड्यूस इज अ रियल इमेज बियॉन्ड 2f। तो हमें प्रूव क्या करना है कि इमेज कहाँ मिलेगा? बियॉन्ड 2f मिलेगा। देखो कैसे करेंगे। सो यू हैव ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बिटवीन f एंड 2f, इसको इन्वर्स करो, व्हाट यू विल गेट? 1/f, 1/u, 1/2f। जैसे ही आपने इन्वर्स किया ना, तो ये जो इनइक्वालिटी है उसका साइन चेंज हो जाएगा। इन्वर्स करते ही इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? बिटवीन f एंड 2f। उल्टा करते ही इनइक्वालिटी चेंज हो गया। अब यहाँ पे हम सेट करेंगे मिरर इक्वेशन। तो मिरर इक्वेशन में बेटा आपका 1/v क्या होता है? आपका 1/v होता है 1/f प्लस 1/u। ऐसा होता है कुछ में, राइट? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, राइट? ओके, चलिए आगे देखते हैं। भाई साहब, ये मिरर है, लेंस नहीं है। तो मिरर इक्वेशन में 1/v क्या होता है? 1/f माइनस 1/u। मिरर के लिए डिराइव करना है, मिरर के लिए। तो देखिए यहाँ पे 1/u है, अपने क्या करेंगे? माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज मुझे ये वाला टर्म सेट करना है। तो 1/u के आगे माइनस है, तो माइनस आप जैसे ही लगाते हो हर किसी को वापस इनइक्वालिटी हो जाएगी चेंज, क्योंकि माइनस साइन लगाते ही इनइक्वालिटी चेंज होती है और इन्वर्स करते भी इनइक्वालिटी चेंज होती है। चलिए अब क्या करेंगे? हर जगह पे 1/f प्लस कर दो। तो जैसे ही 1/f प्लस करोगे ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1/f माइनस 1/u, ये हो जाएगा 1/f माइनस 1/2f। Now what is 1/f minus 1/u? That is equal to 1/v. Should be less than equal to 1/f minus 1/2f. क्या बचेगा? 1/2f. ओके, करेंगे? चलो, जैसे इसको इन्वर्स करोगे व्हाट यू विल गेट? v इज ग्रेटर देन 2f। आ गया? मतलब इमेज कहाँ बनेगा? बियॉन्ड 2f बनेगा आपका। तो अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f है तो इमेज कहाँ बनेगा? बियॉन्ड 2f। लो, ओके, चलिए एक चीज आ गई आपके पास। फाइन, आगे देखते हैं। अब क्योंकि आपका फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव है, फोकल लेंथ का वैल्यू नेगेटिव है, तो ये वी भी कैसा बनेगा? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ऑन अ सेम साइड। सेम साइड का इमेज हमेशा कैसा होता है? रियल इमेज होता है, राइट? इसको मैं थोड़ा देख देख के करा रहा हूँ आपको। सो एज वी कैन राइट हियर, एफ का वैल्यू नेगेटिव है, मतलब वी भी कैसा होगा? नेगेटिव। मतलब इमेज बना है सेम साइड, सेम साइड मतलब इमेज कैसा होगा? रियल इमेज। हो गया प्रूफ? ओके, ऐसे प्रूफ भी 2-2 मार्क में आ जाएंगे, एग्जाम में तो बैंड बच जाएगी, तो इसलिए मैं सब कुछ आपको करवा रहा हूँ डिटेल में। चलो आगे देखो। कॉन्वेक्स मिरर है। चलो, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स मतलब फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, ऑलवेज प्रोड्यूस इज अ वर्चुअल इमेज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। भाई इमेज वर्चुअल मतलब प्रूव क्या करना है? इमेज वर्चुअल कब बनता है? मिरर में। जब इमेज कहाँ बने? मिरर के पीछे। आगे जो इमेज बनता है मिरर में वो सारे रियल होते हैं, पीछे के इमेज वर्चुअल होते हैं, मतलब v शुड बी पॉजिटिव। ये आपको प्रूव करना है। चलो कोई नहीं, तो वी आर द इक्वेशन 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अब मिरर है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स में ये आपका 1/f वाला टर्म कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। अब u हमेशा होता है नेगेटिव, तो 1/u कैसा होगा? नेगेटिव। और ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब आगे का टर्म भी पॉजिटिव हो गया, पीछे भी माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, मतलब जो 1/v है वो हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव ही आएगा।
मतलब v का वैल्यू हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। और अगर v पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल, इमेज ऑलवेज वर्चुअल। v नेगेटिव आएगा ही नहीं, v हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि f भी पॉजिटिव है, u नेगेटिव है, माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब वर्चुअल इमेज देखो, वर्चुअल इमेज produced by a convex mirror is always diminished in size and is located between the focus and the pole। तो वापस कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। क्या बताना है हमें को कि उसका साइज हमेशा कैसा रहेगा, डिमिनिश रहेगा। ओके, सो वी यूज द मिरर फॉर्मूला वन मोर टाइम, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अगेन सेम थिंग बेटा, f का वैल्यू कैसा है आपका, पॉजिटिव, और u का वैल्यू कैसा है आपका, नेगेटिव। राइट, इसका मतलब क्या हो गया, सुनना ध्यान से। आपका 1/v, थोड़ा चीजें समझाना भी इसमें बहुत मुश्किल है। ये फोकल लेंथ कैसा है आपका, पॉजिटिव है, राइट, और ये u कैसा होगा आपका, नेगेटिव होगा। मतलब जो भी आपका 1/v आएगा ना, देखो u का वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, तो ये हो गया आपका 1/u माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया आपका कुछ उसमें अंदर और प्लस होगा। क्या प्लस होगा आपका, फोकल लेंथ वाला टर्म। मतलब 1/u में और कुछ प्लस होगा तब जाके 1/v मिलेगा। 1/u में ये फोकल लेंथ वाला टर्म ऐड होगा, उसके बाद 1/v मिलेगा। मतलब 1/v इज मोर देन 1/u। तो अगर मैं v को ऊपर ले लूँ तो 1 ग्रेटर देन v/u। v/u क्या होता है, मैग्निफिकेशन, हेंस द मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज लेस देन 1। मतलब इमेज हमेशा कैसा आएगा, डिमिनिश्ड। इमेज कैसा आएगा बच्चा, हमेशा डिमिनिश्ड इमेज आने वाला है। ओके, चलो और इसमें क्या प्रूव करना है अपने को, फाइन, चलो इसमें और ये प्रूव करना है कि इमेज इज ऑलवेज लोकेटेड बिटवीन फोकस एंड पोल। मतलब जो v है ना वो लेस देन f आना चाहिए, भी हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, तो देखो ये भी आपकी वही बात हो गई घूम फिर के कि 1/v इज ग्रेटर देन 1/f। क्यों, क्योंकि 1/f के अंदर ये वाला टर्म जुड़ेगा। लेट मी राइट लाइक दिस, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, और u कैसा है, नेगेटिव है। मतलब ये होगा 1/v इक्वल टू 1/f प्लस समथिंग पीछे वाला टर्म, राइट, क्योंकि u कैसा होगा आपका, नेगेटिव होगा। मतलब 1/v इज मोर देन 1/f। इन्वर्स करोगे तो v इज लेस देन f हो जाएगा। मतलब इमेज हमेशा कहाँ बनेगा, बिटवीन पोल एंड फोकस। आई नो दिस थिंग्स आर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, बट एज अ प्रिकॉशन हम लेके चल रहे हैं कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन 2 मार्क या 3 मार्क या 4 मार्क में आया तो आप छोड़ नहीं सकते हो, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आपको एक बार देखा होगा तो आप कर पाओगे, अदरवाइज भूल जाओगे आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है बेटा, 1/v इज मोर देन 1/u, क्योंकि f वाला टर्म पॉजिटिव है, और यहाँ पे 1/v इज ग्रेटर देन 1/f, क्योंकि 1/u भी पॉजिटिव है। तो 1/v 1/f से बड़ा है एंड 1/v 1/u से भी बड़ा है। मतलब यहाँ पे v लेस देन u भी हो जाएगा और यहाँ पे v लेस देन f भी हो जाएगा। आपका दोनों चीजें प्रूव हो गया। लास्ट, ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल एंड फोकस मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज लेस देन f ऑफ अ कॉन्केव मिरर, फोकल लेंथ नेगेटिव, प्रोड्यूस इज अ वर्चुअल इमेज एंड एनलार्ज इमेज। ठीक है, चलो क्या करेंगे, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अब ये 1/f कैसा है आपका, नेगेटिव, बिकॉज मिरर कौन सा है, कॉन्केव, और u भी हमेशा कैसा आता है, नेगेटिव ही आता है। ओके, बट आपको क्या पे केस दे दिया है, क्या केस दे दिया है ना, वो तो देखा ही नहीं हमें। केस क्या दे दिया है बच्चा, केस हमें दे दिया u लेस देन f। इसको इन्वर्स करो, चलो 1/u विल बी ग्रेटर देन 1/f, साइन इन्वर्स हो जाएगी। सो वी कैन राइट 0 ग्रेटर देन 1/f माइनस 1/u। राइट, हमने इसको कहाँ ले लिया, सामने ले लिया। और इस 1/f माइनस 1/u, 1/v, मतलब 1/v इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। राइट, 1/v 0 इज ग्रेटर देन 1/v।
ओके, अभी एफ आपका नेगेटिव है और यू भी आपका नेगेटिव है, तो अगर मैं दोनों जगह नेगेटिव साइन अप्लाई कर दूं तो ये इक्वालिटी चेंज हो जाएगी। एंड व्हाट इज दिस टर्म 1/v, तो 0 लेस देन 1/v मतलब 1/v इज ग्रेटर देन 0, मतलब v भी कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। v ग्रेटर देन 0 मतलब इमेज कहाँ बना, बिहाइंड द मिरर, और बिहाइंड द मिरर बनने वाला इमेज कैसा होता है, वर्चुअल। चलिए अब ये इमेज वर्चुअल तो है बट साथ में एनलार्ज भी होना चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं। तो वी हैव 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। चलो ध्यान दीजिएगा 1/f, राइट, ये आपका f कैसा है, आपको टर्म यहाँ पे क्या दिया है देखो, तो 1/f माइनस 1/u। थिंग्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, हाँ परेशान हो गया मैं तो यार। वन बाई वी लेस देन 1/u कहाँ से दे दिया इन्होंने भाई साहब। ओके, पागल हो जाओगे तुम लोग, मैं तो पागल हो गया इसको सॉल्व कराते कराते, है ना। एनीवे चले, तो फोकल लेंथ कैसा है आपका, कौन के फोकल लेंथ कैसा है, नेगेटिव है, और यू भी कैसा होगा, नेगेटिव। राइट, मतलब जो भी आपका 1/v है, राइट, ये 1/v आपका कैसा रहेगा, देखो ये वाला टर्म आपका हो चुका है प्लस और उसमें से ये माइनस हो रहा है, मतलब 1/v विल बी लेस देन 1/u। अब समझे कुछ बात को, अब देखिए एक और बार देखिए इसको, ये है आपका 1/u, u का वैल्यू है नेगेटिव, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और उसमें से ये 1/f और माइनस हो रहा है, मतलब 1/u में से 1/f माइनस होगा तब जाके आपको 1/v मिलेगा, मतलब 1/v इज लेस देन 1/u, सो 1 लेस देन v/u, तो 1 लेस देन मैग्निफिकेशन, सो m इज ग्रेटर देन 1, तो इमेज इज enlarged. Okay, so I think this should be all for the first part of the NCERT exercise of a chapter ray optics. तो पहले पार्ट में हमने कंप्लीट करे क्वेश्चन नंबर 1 to 15, अगले पार्ट में बात करेंगे फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 16 to 32। इससे बड़ा वो लेक्चर बनेगा, ये लेक्चर ऑलरेडी 1 hour 37 मिनट्स का हुआ है, बहुत मेहनत लग रही है बेटा ये सारे कंटेंट को कराने में। पूरे यूट्यूब पे ऐसा कोई नहीं है जो इतनी सारी डिटेल में सारी चीज़ें आपको समझाए, स्पेशली फ्रॉम NCERT, राइट, बट आई एम द ओनली वन जो आपको बहुत डिटेल में सारी चीज़ें करवा रहा है। सो प्लीज़ वैल्यू दिस, सपोर्ट दिस, ताकि और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको मिलता जाए, ठीक है। चलिए, इसके नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ से आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तब तक के लिए बच्चों अगले लेक्चर की वेट करिए। टाटा बाय बाय, सी यू।